गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड जय हिंद। मैं शशांक आपके लिए लेकर आया हूँ 25 मई के द हिंदू डाउन टू अर्थ के करंट अफेयर्स। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है आज का। आप सबका स्वागत है स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का। हमारा फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है GS1 से रिलेटेड। GS1 हिस्ट्री और GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, देखते हैं। टॉपिक है, न्यूज़ आ रही है इंडियन डायस्पोरा, जो इंडियन जो कम्युनिटी है श्रीलंका में, वो वहाँ पे जाके रह रही है। उनको हम लोग बोलते हैं मलयास तमिल्स। ठीक है, मलयास तमिल उनको बोलते हैं। हु आर मलया तमिल कम्युनिटी? ये लोग कौन है? ये लोग बेसिकली the Malaya Tamil community are those which has been, which have migrated from South India to Sri Lanka, ठीक है, around 200 years ago। और ये लोग माइग्रेट क्यों हुए थे इंडिया से श्रीलंका में? जस्ट टू वर्क इन द ब्रिटिश रन प्लांटेशंस, जैसे कि टी हो गया, फिर कॉफ़ी हो गया। ठीक है, आप लोगों ने अगर बुक पढ़ी हो इंडियन हिस्ट्री की, द मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि ड्यू टू दी प्लांटेशन एंड स्पाइसेस। स्पाइसेस हो गया, टी, कॉफ़ी, इन सब के प्लांटेशन के लिए साउथ इंडिया से बहुत सारे लोग, इंडियन डायस्पोरा जो थी वो श्रीलंका में जाके बस चुकी थी इन सब के प्लांटेशन के लिए। बेसिकली इट वाज फॉर द जॉब पर्पस, ओके। और ये कब हुआ था? अराउंड 200 years ago when there was the British rule in India. They mainly work in tea, rubber estates. वो बेसिकली रबर और टी स्टेट्स में काम करते थे, और ये लोग श्रीलंका की जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी किया करते थे। This is about the Malayas Tamil community who are settled in Sri Lanka. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है हमारा GS पेपर 3 से, GS3 से रिलेटेड, which is your साइंस एंड टेक प्लस एनवायरमेंट, ये चीज़। ठीक है, देखते हैं न्यूज़ क्या आ रही है, और इसको हम लोग GS2 से भी लिंक कर सकते हैं, विच इज़ योर इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, न्यूज़ आ रही है कि जो 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी, जो कि स्विट्जरलैंड में हेल्ड हुई थी इन जनेवा, और इसका थीम क्या था इस बार का? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट 75 लिविंग लाइव्स ड्यूरिंग हेल्थ फॉर ऑल। ये इसका थीम था 2023 का, जो कि 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी। ओके, इसका ये थीम है। अब यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती हैं। पहली चीज़, WHA क्या चीज़ है? WHA, दूसरी WHO। देखते हैं इन दोनों के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे WHO के बारे में, विच इज़ योर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 1948 से चला आ रहा है, ओके। और ये जो है, ये एक तरह से UN की स्पेशलाइज्ड बॉडी है। ये एक तरह से UN की स्पेशलाइज्ड बॉडी है। UN में बहुत सारे आते हैं ऑर्गन्स आपके, जैसे कि UNGA हो गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया, फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है विच कैटर्स द हेल्थ सिस्टम, विच इज़ कॉल्ड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसने बहुत सारा ग्लोबल एफर्ट दिया है इन मेंटेनिंग द हेल्थ सिस्टम एंड द हेल्थ एजेंसी, ओके। एंड इट हैज़ गिवन अ सेफ एंड हेल्दी एनवायरमेंट एवरीवन एवरीवेयर। ठीक है, अगर बात करूं WHA की, विच इज़ कॉल्ड एज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये बेसिकली है तो इसी का पार्ट। ये जो WHO है, ये WHA है, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ये WHO का ही पार्ट है, लेकिन
ये जो है दिस इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी। अगर कोई पूछे कि WHO में विच इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी विच टेक्स डिसीजन ऑन इंपॉर्टेंट कंसर्न्स, सो दैट इज योर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है, ऑफ WHO एंड कंप्राइजेस 194 मेंबर स्टेट्स। इतने मेंबर स्टेट्स इसमें होते हैं और हर साल एवरी ईयर डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल मेंबर स्टेट्स कम टुगेदर, ठीक है, टू अग्री ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस प्रायोरिटीज एंड पॉलिसीज। हर साल एनुअली 193 मेंबर स्टेट्स जो इसमें हैं वो हर साल आते हैं और इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज पे अपना आंसर और कंसर्न पोर्ट्रे करते हैं। ठीक है, सो WHO और WHA। अगर मैं बात करूं 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, सो इसके कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कि हेल्थ फॉर ऑल, ये पहला एक हाईलाइट है इसमें, विच इज हेल्थ फॉर ऑल। इसमें क्या है, इसमें है आपका जो इकोनॉमीज हैं वेरियस कंट्रीज की, उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। और इसने ये भी कहा कि इट वॉज लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ फॉर ऑल, जो कि ये कब फॉर्म हुई थी, ये आपकी फॉर्म हुई थी 2020 में। ठीक है, और ये फॉर्म क्यों हुई थी, जब पैंडेमिक आया था उसके रिस्पॉन्स में ये जो आपकी काउंसिल है ये फॉर्म हुई थी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसके रिपोर्ट की, सो ये जो हेल्थ फॉर ऑल रिपोर्ट है जो कि 76 WHA में रिलीज हुआ है, ये जो रिपोर्ट है ये प्रोवाइड करती है एक रोड मैप, मतलब कि एक गोल जो कि फोकस करता है लिंक बिटवीन हेल्थ एंड सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड इनोवेशन लेड इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कि जो रोड मैप प्रोवाइड किया गया है वो प्रोवाइड किया गया है बिटवीन द लिंक ऑफ हेल्थ एंड सस्टेनेबल गोल। ठीक है, सो दैट द इकोनॉमीज कुड ग्रो टुगेदर। ओके, सो दिस इज अबाउट द 76th वर्ल्ड हेल्थ असेसमेंट, 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अच्छा ये इसी का हिंदी में दिया हुआ है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। ठीक है, अभी न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ क्या आ रही है, फिर हम कंटेंट पे आएंगे। सो दूसरी बार इस डेकेड में दूसरी बार क्या हुआ है, जो UN की बॉडी है विच इज ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स, विच इज कॉल्ड एज GANHR, ठीक है, आई इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसने एक तरह से जो लीगल प्रोविजन होता है, ठीक है, जो लीगल प्रोविजन होता है, लीगल प्रोविजन जो होता है, ठीक है, वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को देने से मना कर दिया। क्यों मना किया, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन क्या है, और इस इंस्टीट्यूशन ने, जो कि ये UN की बॉडी है, GANHRI, इस UN की बॉडी ने क्यों NHRC को एक तरह से लीगल प्रोविजन देने से मना कर दिया, हम देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, ये क्या है, इसको पहले हम लोग बोलते थे ICCNHR, विच इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स, इसको पहले कहा जाता था। अब इसका नाम चेंज होके GANHRI कहा जाता है। ओके, और अगर मैं बात करूं GAHNRI, सो ये क्या है, ये बेसिकली ग्लोबल नेटवर्क है, मतलब कि ये वर्ल्ड में हर जगह काम करता है टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द ह्यूमन राइट्स, टुवर्ड्स द ह्यूमन राइट्स। अगर कोई बात करे ऐसा कौन सा ग्लोबल नेटवर्क है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो ह्यूमन राइट्स के लिए एक तरह से
वॉइस बन के सामने आता है. सो दैट इज योर ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. अगर मैं बात करूं GANHRI की, सो स्टूडेंट्स दिस इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी. मतलब कि इसका कोई अपना प्रॉफिट नहीं होता. मतलब कि दिस इज बीन मेड अंडर द स्विस लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड इसका जो सेक्रेटेरिएट है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन प्रोवाइडिंग द ऑफिस ऑफ द UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स. ठीक है, UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स. ठीक है. और इट कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि ये जो GNHRI है ये कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन NHRI जो नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन है इसके बीच में और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स सिस्टम के बीच में. सो UNHR और NHRI के बीच में ये कोऑर्डिनेट करता है. अगर बात करूं, दे आर डिफाइंड इन 1991 and were adopted by the UNHRC, United Nations Human Rights Commission, in the year 1992 and the United Nations General Assembly in 93. So इन सारे के सारे UN बॉडीज में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है. ठीक है. और अगर बात करूं कि कोई भी अगर वर्ल्ड में कोई भी अगर ह्यूमन राइट्स की बात आती है, ठीक है, कहीं भी अगर ह्यूमन राइट्स की बात आती है सो उससे पहले GANHRI की बात होती है. क्यों? क्योंकि ये मात्र एक ऐसी संस्था है, दिस इज द ओनली इंटरनेशनल बॉडी विच गिव्स अप्रूवल फॉर द लीगल प्रोविजंस टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन. कहने का मतलब क्या मतलब हुआ कि ये एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि लीगल प्रोविजन को प्रोवाइड करती है किसी भी कंट्री के ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन को. नाउ अगर बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाँ, सो दे प्रोवाइड द इंटरनेशनल बेंचमार्क, वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अगेंस्ट विच NHRI कैन बी एक्रीडाइटेड, मतलब कि विच कैन बी गिवन लीगल प्रोविजन. लीगल प्रोविजन. ओके. नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि GANHRI ने NHRI को लीगल प्रोविजन देने से मना कर दिया. लेट्स सी. अच्छा, ये उसका हिंदी में दिया हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं. सो मैं अगर बात करूं NHRI की, ठीक है, so basically it is a watchdog for the promotion and protection of human rights of citizens of India. जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है या जो नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन है, ये क्या है बेसिकली, ये एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ह्यूमन राइट्स को लेकर. ओके. नाउ अगर बात करूं ह्यूमन राइट्स की, सो ह्यूमन राइट्स क्या क्या होते हैं, विच आर रिलेटेड टू योर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि जहां पे लिखा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. सो इसमें जो जो चीजें आती हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, guaranteed by the constitution or embodied in the international covenants and enforceable by the courts in India. ठीक है. नाउ अगर बात करूं इसके कॉम्पोजिशन की, क्योंकि NHRI न्यूज़ में है तो इसका कॉम्पोजिशन भी इंपॉर्टेंट हो गया है एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो. अगर सो अ चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होगा हु हैज बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. पहली चीज. दूसरी चीज, मेंबर हु इज और हु हैज बीन अ जज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. मतलब कि जज होना चाहिए या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए. ठीक है, वहां का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का. ठीक है. सेकेंड चीज, 2 मेंबर होने चाहिए NHRI में जो कि
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए, ठीक है। 3 मेंबर इसके होने चाहिए, 3 मेंबर्स, जो कि टू बी अ वुमेन, शैल बी अ वुमेन, जो कि अपॉइंट होंगे अमंग पर्सन्स हैविंग नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द मैटर्स विच आर लिंक्ड टू द ह्यूमन राइट्स। सो जो भी मैटर्स हैं विच आर रिलेटेड टू योर ह्यूमन राइट्स, उनके ऊपर जिन्होंने काम किया है, उन सारी वुमेन को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और अगर बात करूं इसके और मेंबर्स की, सो देयर आर 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, 7 इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे इन सब ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, फिर NCST हो गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। तो इन सब में जो भी मेंबर्स होंगे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। सो ये था आपका कॉम्पोजिशन अबाउट NHRI। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं कि जो एक्रेडिशन है, मतलब कि जो लीगल प्रोविजन है, वो GNHRI ने NHRI को देने से मना क्यों कर दिया। सो पहली चीज आती है कि लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका क्या मतलब हुआ, हम देख रहे हैं कि ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस द NHRI इज नॉट एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली। मतलब कि वहां पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके कारणवश जो NHRI इंस्टीट्यूट है वो अपनी सहमति से काम नहीं कर पा रहा, ठीक है। और होना क्या चाहिए, NHRI को एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी काम करना चाहिए, ठीक है। देयर इज अ पॉलिटिकल आउटरीच ऑल्सो, मतलब कि जो पॉलिटिक्स है वो इसमें इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। जो नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए कि इट शुड एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है। और इट शुड हैव इट्स ओन डिसीजन मेकिंग राइट्स, ठीक है। मतलब कि इसके ऊपर कोई भी डिसीजन लेना है, सो NHRI को खुली छूट होनी चाहिए कि NHRI अपने आप से किसी भी मैटर पे जो कि ह्यूमन राइट से लिंक्ड है उस पर डिसीजन ले सकता है, जो कि ऐसा नहीं हो रहा। लैक ऑफ डाइवर्सिटी एंड अकाउंटेबिलिटी तीसरी चीज है। थर्ड चीज है, फोर्थ चीज है, इनसफिशिएंट एक्शन टू प्रोटेक्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। मतलब कि जो लोग क्या कहते हैं, जो लोग मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब कि जो लोग आपके स्केड्यूल ट्राइब हो गए, स्केड्यूल कास्ट हो गए, ठीक है। और जैसे कि वो लोग जो कि सामने नहीं आ पाते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए भी ये जो है NHRI एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन जो GNHRI है उसके तहत उसने ये कहा है कि अभी देयर इज अ इनसफिशिएंट एक्शन टुवर्ड्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज टू प्रोटेक्ट देम। अगर बात करूं नेक्स्ट की, सो पुअर कॉपरेशन विद द सिविल सोसाइटीज, जैसे कि आपका आशा वर्कर्स हो गई, ठीक है, आशा वर्कर्स हो गई, फिर ब्लॉक लेवल पे जो भी काम कर रहा है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी काम कर रहा है। सो ये सारे क्या हैं, दीज आर योर बेसिकली सिविल सोसाइटीज, ठीक है। और सिविल सोसाइटीज और NHRI में बेसिकली लिंक होना चाहिए। अब देखिए हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, ठीक है। वी शुड मूव टुवर्ड्स मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। हर चीज सरकार नहीं कर सकती है, कुछ चीजें हमको भी अपने आप में लेकर चलनी पड़ेंगी, ठीक है। सो उसी के लिए सिविल सोसाइटीज का रोल बहुत बड़ा हो जाता है इन प्रोवाइडिंग द कोऑपरेशन बिटवीन द पीपल एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। सो सिविल सोसाइटीज आर बेसिकली a bridge between people and NHRI, ठीक है। नाउ अगर मैं इन सब चीजों की बात करूं,
सो ये सारी चीजें आपकी पेरिस प्रिंसिपल में लिखी गई हैं, इन योर पेरिस प्रिंसिपल। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये फॉलो नहीं की जा रही हैं। सो दिस इज द मेन रीजन जो कि इंडिया का जो नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन है उसको एक तरह से लीगल प्रोविजन GANHRI ने नहीं दिया। अगर इन सब चीज़ों पे काम किया जाए, अगर NHRI को एक तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी वर्क करने को दिया जाए और उसको अपनी डिसीजन पावर मेकिंग बॉडी दी जाए और उसको एक तरह से अपना रोल करने को दिया जाए, सो हो सकता है कि इन फ्यूचर NHRI कैन बी गिवन द लीगल प्रोविजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका GS3 से, GS3 विच इज इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। देखते हैं क्या है टॉपिक। सो न्यूज क्या आ रही है? न्यूज है कि ट्रेंड इन टैक्स कलेक्शन इन इंडिया पोस्ट कोविड। क्या ट्रेंड चल रहा है टैक्स कलेक्शन का कोविड के बाद, वो देखते हैं। वो न्यूज आ रही है। अब कितना कलेक्शन हुआ, कितना अमाउंट था, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? अबाउट द कंटेंट। सो यहां पे दो टॉपिक निकल के आते हैं। फर्स्ट इज योर डायरेक्ट टैक्सेस एंड नेक्स्ट इज योर GST। सो इन दो के बारे में लोग देखते हैं कि दोनों चीज क्या है। सो अगर बात करूं डायरेक्ट टैक्सेस की, सो दे आर द टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड कहां पे? ऑन एंटिटीज और इंडिविजुअल। मतलब कि डायरेक्टली जो चीज टैक्स पेयर्स पर इंक्लूड, जो कि लेवी की जाती है, ठीक है, जो कि लेवी की जाती है डायरेक्टली ऑन द इंडिविजुअल्स, दे आर नोन एज डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स हो गया, प्रॉफिट्स हो गया, प्रॉफिट ऑन एसेट्स हो गया, ठीक है, वेल्थ टैक्स हो गया, फिर कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। सो ये सारे क्या हैं? दीज विल कम अंडर योर डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बताऊं, सो जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं दे हैव एक्सपीरियंस्ड अ डिक्लाइन, मतलब कि ये गिरा है बहुत ज्यादा। ठीक है, डिक्लाइन हुआ है कितने दर से? 10% से। ठीक है, 10% के रेट से ये बहुत कम हुआ है। और फिर इसने ग्रोथ देखी है कब की? 2021 से 22 की 50% की, ऑलमोस्ट 50% की इसने ग्रोथ देखी है इन द ईयर 2021 टू 2022। एंड फिर से इसने एक तरह से डाउनफॉल देखा है इन दी 18%। कहां से लेकर कहां तक? 2022 से 23 तक, ड्यूरिंग द कोविड एरा। सो हम देख रहे हैं कि पहले जो है डायरेक्ट टैक्स की बात करूं, सो पहले ये ऊपर गया। ठीक है, कितना गया था? ये पहले 10% पे था। ठीक है, फिर ये पहले ये नीचे गया था। ठीक है, पहले ये 10% पे था, फिर एकदम से ये ऊपर गया जो कि आपका 49% पे था, फिर दोबारा से ये नीचे गया जो कि 18% था। ठीक है, सो ये ट्रेंड चल रहा है बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस का। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि द डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया हैव बीन ऑलवेज इन अ अपवर्ड स्लोप। सो दिस इज रॉन्ग। अपवर्ड स्लोप हमेशा नहीं रहा है, ये कभी ऊपर गया है तो कभी नीचे आया है। ओके, नाउ अगर नेक्स्ट की बात करूं, सो GST हम सबको मालूम है क्या होता है। GST इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो ये क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर जो सेशन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना आप लोग जान लीजिए कि जो GST है वो एक ऐसा टैक्स है जो कि हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन L1, L2, P1, P2, P3, जितने भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन है सब पे ये लेवी होता रहता है। ठीक है, मतलब कि कोई अगर सामान है वो बन रहा है, सो उसको यहाँ पे GST पे करना पड़ेगा, प्लस लॉजिस्टिक्स है वहाँ भी पे करना पड़ेगा, और जब तक वो सामान आपके घर पे नहीं आ जाता तब तक उसको GST पे करते रहना पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। सो ये बेसिकली एक तरह से कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है। दिस इज अ कंजम्पशन, जितना आप लोग कंज्यूम करेंगे उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज बीइंग चार्ज्ड ऑन द एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि हर एक स्टेज पे ये
लेवी होता है, ठीक है। बेटर जीएसटी कलेक्शन हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द हायर इन्फ्लेशन रेट एंड राइज इन इंपोर्ट ड्यूटीज। सो दो मात्र ऐसे रीजन जिसके तहत जो जीएसटी कलेक्शन है वो इंप्रूव हुआ है, वो क्या क्या है? पहला है हायर इन्फ्लेशन और दूसरा है राइज इन इंपोर्ट ड्यूटीज। सो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। अगर जीएसटी की बात करूं सो दे आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, विच आर लेवीड अपॉन द सप्लाई साइड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो दिस इज अबाउट द कंटेंट जो न्यूज निकल के आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आप लोग इसके नोट्स बना रहे होंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है आपका, ये GS2 में भी आ सकता है आपका और GS1 में भी आ सकता है। GS1, ठीक है। टॉपिक क्या है देखते हैं। सो देयर इज अ बल्गेरियन राइटर, ठीक है, देयर इज अ बल्गेरियन राइटर हुज नेम इज जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। So Bulgarian writer Georgy Gospodinov has won the International Booker Prize, ठीक है, International Booker Prize for the year 2023 for the novel Time Shelter। टाइम शेल्टर एक बुक है, एक नॉवल है जो कि जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने लिखी है। और ये बुक किसके बारे में है? ये बुक एक्सप्लोर करती है इम्पैक्ट ऑफ नॉस्टैल्जिया, जो नॉस्टैल्जिया होता है उसके इम्पैक्ट को लेकर, और प्लस मेमोरी थ्रू द स्टोरी सेट इन अ क्लिनिक दैट रिक्रिएट्स डिफरेंट डेकेड्स इन द पास्ट। मतलब कि पास्ट में जो चीजें हुई हैं, होती हैं, ठीक है, उनको कैसे लिंक किया गया है प्रेजेंट से। बेसिकली दिस बुक टेल्स अस अबाउट हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट, आज में कैसे जिए, वो इस बुक के बारे में दिया है। बुक बहुत अच्छी है, मेरे ये चेकलिस्ट में है, मैं इसको पक्का पढ़ूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेनेगल के बारे में। सेनेगल को आप लोग लिंक कर सकते हैं एंशिएंट इंडिया, ठीक है, जो कि आपका GS1 में आ जाएगा। GS1 देखते हैं। सो न्यूज आ रही है कि जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है। नाउ अ सैक्रेड सेनेगल स्केप्टर विच इज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, ये सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर है जो कि दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, विल बी हैंडेड ओवर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया, ठीक है। सो जो ये सेनेगल है बेसिकली इट इज द सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। ये तब दिया गया था जबकि जवाहरलाल नेहरू जी थे और उनको ये दिया गया था एज अ ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है। और अब न्यूज आ रही है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे दिस सेनेगल विच वॉज गिवन टू जवाहरलाल नेहरू जी, उनको ये सेनेगल अब दिया गया था। अब बात आ रही है कि ये जो सेनेगल है ये अब दिया जाएगा हमारे इंडिया के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, उनको ये दिया जाएगा। सो सेनेगल की बात करूँ, सो सेनेगल क्या होता है? सेनेगल बेसिकली एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक तरह से ये स्टिक लाइक होता है स्ट्रक्चर। इस पे क्या होता है, इसके ऊपर एक बुल बना होता है, देखिए यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है, बुल बना है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज अ बुल, ठीक है। और ये जो प्लेटिंग है इस पे गोल्ड की प्लेटिंग होती है, गोल्ड प्लेटिंग। बहुत ही ये सैक्रेड माना जाता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एंशिएंट है। देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। और ये एक लॉन्ग स्टिक लाइक आइटम है जो कि एटलीस्ट 5 फीट बड़ी है और ये सिल्वर की बनी है और ये
कवर प्लेटेड है गोल्ड से, इस पे गोल्ड की प्लेटिंग की गई है। द स्केप्टर हैज अ कार्विंग ऑफ अ बुल, ऊपर जो बुल बना हुआ है इस पे कॉल्ड नंदी, ठीक है, एट द टॉप। दिस इज टू रिमाइंड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फेयर एंड लीडरशिप क्वालिटी इन द कंट्री। ये जो बुल है दिस सिग्निफाइज द फेयर लीडरशिप क्वालिटी इन द कंट्री मैन, ओके। और ये जो चीज है सेंगोल, इट रिप्रेजेंट्स द आइडिया, ये एक आइडिया डेवलप करता है कि जो पर्सन है whomsoever will be holding this सेंगोल, मतलब कि इस इंडिपेंडेंस ईव में जो इस साल होने वाला है, उस इंडिपेंडेंस ईव में क्या होगा कि ये जो सेंगोल है ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाएगा। और ये सेंगोल देने का ये मतलब है कि द पर्सन विल होल्ड, इट शुड रूल विथ फेयरनेस एंड जस्टिस, मतलब कि जो भी इस सेंगोल को होल्ड करेगा उसको जस्टिस और फेयरनेस के साथ रूल करना होगा। इट इज ऑल्सो बिलीव्ड टू हैव अ कनेक्शन टू द चोला डायनासिटी किंगडम, मतलब कि इसके जो रूट्स हैं वो चोला डायनास्टी से लिंक होते हैं, ठीक है, इन द तमिलनाडु रीजन, ओके। सो दिस इज अबाउट द सेंगोल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज योर GS3, GS3 साइंस एंड टेक। न्यूज आ रही है अबाउट सुपर कंप्यूटिंग एंड पेटाफ्लॉप्स। सो सुपर कंप्यूटिंग क्या होता है और पेटाफ्लॉप्स क्या होता है, दो टॉपिक यहां पे निकल के आता है। सो देखते हैं। सो न्यूज आ रही है कि अ न्यू सुपर computer is expected to improve weather forecasts at the block level, or this new supercomputer will help weather scientists give higher resolution ranges of the forecast, predict cyclones with more accuracy and better lead time and provide oceanic state, मतलब कि ओशन में क्या क्या चीजें चल रही हैं उसका फोरकास्ट करना, इंक्लूडिंग मैरीन वाटर क्वालिटी, यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट है, विच इज योर मैरीन वाटर क्वालिटी। और ये जो द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये जो सुपर कंप्यूटर है, दिस इज बेसिकली अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सुपर कंप्यूटर विच इज नोन एज एरावत। सो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एरावत? एरावत इज अ सुपर कंप्यूटर विच इज AI बेस्ड। ये लोकेटेड कहाँ है? दिस इज लोकेटेड इन पुणे, इंडिया, एंड हैज अचीव्ड अ रैंकिंग ऑफ 75th रैंक इन द होल वर्ल्ड ऑन द टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट, मतलब कि जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट है उसमें इंडिया ने इस एरावत के जरिए, जो कि एक सुपर कंप्यूटर AI बेस्ड है, ये 75th पोजीशन पर आया है, ठीक है। अगर बात करूं सिग्निफिकेंस की, सो इंडिया विल बी नोन एज अ सुपर कंप्यूटर हब विच इज AI बेस्ड, ठीक है। इंडिया विल बी नोन एज टॉप AI सुपर कंप्यूटिंग नेशंस ग्लोबली। और इस वजह से जो ये रिकॉग्निशन है ड्यू टू एरावत सुपर कंप्यूटर AI, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेंगी, मतलब कि जो बहुत सारी फर्म्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज हैं, वो इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगी। क्यों? क्योंकि एक तरह से देखा जा रहा है कि जो AI है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दैट इज द नीड फॉर टुमारो, ये कल की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आजकल हर एक चीज़ हम जो देख रहे हैं कि AI पर बेस्ड है, ओके। सो AI बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी सर्विस सेक्टर या फिर किसी भी सेक्टर के लिए, ठीक है। अगर बात करूं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज योर पेटाफ्लॉप्स। सो पेटाफ्लॉप्स क्या होता है गाइस? पेटाफ्लॉप्स बेसिकली दिस इज अ स्पीड, ठीक है। बेसिकली दिस इज अ स्पीड विच इज मेजर्ड इन सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कितनी स्पीड से प्रोसेस कर रहा है किसी भी चीज को, सो उसका जो होता है यूनिट, that unit is called as petaflop.
इसमें ये कैलकुलेट होता है। और ये क्या होता है? 10 to the power of 15 floating 10 to the power of 15 floating point operations per second which is known as flops. flops क्या होता है? flops is your floating point operations per second। और flops की वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू होती है 10 to the power of 15। ठीक है। So they are typically used to measure the performance of a supercomputer's processor। कितना तेज कोई सुपर कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो काम कर रहा है, सो उस प्रोसेसर की स्पीड पेटाफ्लॉप्स पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा पेटाफ्लॉप्स होगा, पेटाफ्लॉप कितना होता है? 10 to the power of 15। सो जितना पेटाफ्लॉप होगा उतना ज़्यादा जो प्रोसेसिंग स्पीड है सुपर कंप्यूटर की वो होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज फ्लॉप इज नॉट ओनली फैक्टर। जो फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड है जो कि 10 to the power of 15 की वैल्यू लेती है। ठीक है, सो जो फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड की वैल्यू है ये सिर्फ ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि स्पीड को डिटरमाइन करेगा। और भी फैक्टर्स होते हैं जिसके तहत जो कि सुपर कंप्यूटर है उसकी स्पीड को डिटरमाइन किया जाता है, जैसे कि मेमोरी बैंडविड्थ, कितनी उसकी मेमोरी है उसको लेकर, कितनी लेटेंसी है उसको लेकर, और भी आगे फीचर्स होते हैं। सो कहने का मतलब ये कि सिर्फ पेटाफ्लॉप्स पर ही डिपेंड नहीं होता कि कोई सुपर कंप्यूटर कितना फास्ट वर्क कर सकता है, और भी रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन इज योर मेमोरी बैंडविड्थ, सेकंड इज योर लेटेंसी। ठीक है, और बात करूं फ्लॉप्स के बारे में, सो फ्लॉप्स प्रोवाइड अ वैल्यूएबल बेसलाइन फॉर कंपेयरिंग द कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज। मतलब कि किसी सुपर कंप्यूटर में कितनी ज्यादा कंप्यूटेशन कैपेबिलिटीज है उसको मेजर करने के लिए फ्लॉप्स का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स especially in tasks where floating point calculations dominate। मतलब कि कहाँ पे कितना फ्लोटिंग ऑपरेशन पॉइंट है उसको लेकर हम किसी भी सुपर कंप्यूटर के स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हैं। बट सिर्फ फ्लोटिंग ऑपरेशन पॉइंट ही एकमात्र जरिया नहीं है जिसके तहत हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सुपर कंप्यूटर बहुत तेज चलता है। नहीं, और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि कितना मेमोरी बैंडविड्थ है, सो फॉर एंड सो फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हिंदी में लिखा है मैंने, हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग इसको एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर इको सेंसिटिव जोन्स। इको सेंसिटिव जोन्स, ESZ, ये आपका GS3 से लिंक होता है। ये आपका टॉपिक GS3 में आ जाएगा, विच इज एनवायरमेंट। सो टॉपिक तो ये आ गया। अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं टॉपिक में कंटेंट क्या है, देखते हैं। सो जो मिनिमम इकोनॉमिक्स सेंसिटिव जोन है इसका जो डिस्टेंस है, सो दिस कैन नॉट बी यूनिफॉर्म। मतलब कि कोई अगर पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, जैसे कि मान लेते ये एरिया है, सो ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं सिर्फ इतने दूर तक ही जो ESZ है वो रहेगा। नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन स्टेट टू स्टेट कि किस स्टेट में कितना ESZ की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से इसको बड़ा या छोटा किया जा सकता है। मतलब कि जो इको सेंसिटिव जोन है दे आर नॉट यूनिफॉर्म एंड दे कैन वेरी फ्रॉम state to state, from places to places, and they has to be protected area specific। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्या माइनिंग हो सकती है ये जो एरियाज हैं इनमें, सो नहीं, माइनिंग नहीं हो सकती है। नो माइनिंग इज अलाउड ईदर विद इन द नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज और इन अ 1 किलोमीटर रेडियस। नेक्स्ट बात करूं डेवलपमेंट एक्टिविटीज की, सो क्या यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो सकती है? सो
कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी अगर हो रही है इको सेंसिटिव जोन में, सो इट शुड फॉलो व्हाट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फ्रेमवर्क एंड क्लाइमेट चेंज 2011 guidelines and provisions of the 2022 office memorandum by Ministry of Environment, Finance and Climate Change. So ये जो है इसको ये गो थ्रू करना चाहिए, इसको ये फॉलो करना चाहिए, तो ही कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज पॉसिबल है इन द इको सेंसिटिव जोन्स. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द एक्सेप्शन. इसमें एक्सेप्शन क्या क्या आ जाता है आपका. So where national parks and sanctuaries are located or on the interstate borders or share the common boundaries, मतलब कि जहाँ पे कि दो या दो से ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो कॉमन बाउंड्री पे लाई करते हैं, ठीक है, या तो वो नेशनल पार्क हो या तो वो सेंचुरी हो, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, इंटरस्टेट बाउंड्रीज पे, मतलब कि दो स्टेट की बाउंड्रीज के बीच में अगर वो आते हैं और वो शेयर करते हैं कॉमन बाउंड्री, सो यहां पे ये एक्सेप्शन लाई कर सकता है. ठीक है. अगर मैं बात करूं न्यूज की, न्यूज क्या आ रही है. सो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इशूड नोटिसेस टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्स एंड द असम गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू द प्ली सीकिंग द declaration of area around पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके आसपास का जो एरिया है वो इको सेंसिटिव जोन एरिया बनाया जाए, इस बारे में बात हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. सो ये पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है. ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है. सो क्या क्या एक्टिविटीज यहां पे होती हैं देखते हैं. सो इको सेंसिटिव जोन में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं और क्या क्या नहीं होती हैं देखते हैं. द प्रोहिबिटेड कमर्शियल माइनिंग, सॉ मिल्स, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें, और कमर्शियल यूज ऑफ वुड, दीज आर योर प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज. मतलब कि ये कभी भी नहीं हो सकती हैं. किसी भी इको सेंसिटिव जोन में ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं. क्या क्या हो सकती हैं एज पर द रेगुलेशन, वो देखते हैं. सो एज पर द रेगुलेशन, एक्टिविटीज विच इंक्लूड ट्री फेलिंग, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर, द इलेक्ट्रिकल केबल्स, ड्रास्टिक चेंजेस इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. सो इन सब चीजों को लेकर रेगुलेशन लाके वहां पे ये सब एक्टिविटीज को किया जा सकता है, बट सब्जेक्ट टू रेगुलेशन. इफ रेगुलेशंस आर देयर, इफ इट इज बीइंग रेगुलेटेड, देन ओनली वी कैन डू ऑल दीज एक्टिविटीज. नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या चीजें परमिटेबल हैं, मतलब क्या क्या चीजें वहां पे अलाउड है करने को. सो वो है ऑनगोइंग एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस. मतलब कि इको सेंसिटिव जोन में जो एग्रीकल्चर है वो हो सकता है, जो हॉर्टिकल्चर है, जो फ्रूट्स का क्रॉप प्रोडक्शन है वो हो सकता है. ठीक है. ESZ रीजन्स में यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो सकती है, द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी हो सकता है, एंड एडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल एक्टिविटीज. ठीक है. सो ये सारी की सारी एक तरह से परमिटेबल एक्टिविटीज हैं जो कि ESZ में हो सकती हैं. ओके. नाउ मैं अगर बात करूं पोरीबोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जो कि आसाम में है. सो जो पोबीतोरा है, दिस हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनोज इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनोज जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है. और अगर बात करूं पोबीतोरा की, सो ये कहाँ पे है, ये है तो आसाम में, लेकिन ये आसाम में भी हल्का सा वेस्ट में है. और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि आसाम में ही है,
ये हल्का सा ईस्ट में है, मतलब कि ये इस तरफ है, सो जो काजीरंगा है वो इस तरफ है, ये हल्का सा ईस्ट में है काजीरंगा, और जो पोपीतोरा है वो हल्का सा वेस्ट में है, ठीक है, एंड बोथ आर इन योर असम रीजन। क्वेश्चन पुट अप ऐसे होगा कि विच ऑल एक्टिविटीज आर अलाउड इन द स्पेशल इन द इको सेंसिटिव जोन एंड विच ऑल एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड अंडर द ESZ रीजन्स। सो आप लोग को ये सब पता होना चाहिए कि क्या क्या एक्टिविटीज अलाउड हैं और क्या क्या नॉट अलाउड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्विज ऑफ द डे। क्विज ऑफ द डे, इसमें हम लोग 25 मई के क्विज डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्या है। सो फर्स्ट क्विज है हमारा, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व जो अभी न्यूज में देखा गया था, ये किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में आता है? सो ये आपका आता है महाराष्ट्र में। सो आंसर ए, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि रिसेंटली कमेंट्स किया है रिमूवल ऑफ डॉटेड लैंड्स इन द स्टेट फ्रॉम प्रोहिबिटेड लिस्ट? सो ऐसा कौन सा स्टेट है? दिस इज द आंध्र प्रदेश। आंसर ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री, ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि मैन्युफैक्चर करने वाला है जेनरिक वेरिएंट ऑफ लॉन्ग एक्टिंग कार्बोटिग्रेविर? सो ये जो है CABLA ड्रग, ये बेसिकली एक नेम ऑफ ड्रग है, ठीक है, यूज्ड फॉर HIV प्रिवेंशन। HIV प्रिवेंशन के लिए ये जो ड्रग है ये यूज होता है, और ऐसा कौन सा कंट्री है जो ये मैन्युफैक्चर करने वाला है? सो दिस इज द साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट अपडेट? ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने ये अभी अभी रिलीज किया है डेटा? एंड दिस इज योर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री इज टू होस्ट द G7 समिट इन द ईयर 2023? ऐसी कौन सी कंट्री है जो G7 2023 को होस्ट करने वाली है? एंड दैट इज योर जापान। सो जापान इज ऑल सेट टू होस्ट द 2023 G7 समिट इन द रीजन, ठीक है। सो दीज आर योर वन लाइनर क्वेश्चंस और क्विज यू कैन से which are important from exam perspective. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है so please give a like to this video and you can tell us about your experience in the comment section below कि आप लोगों को वीडियो क्यों अच्छी लगी, डाउट्स हैं कि नहीं, ठीक है। और keep on studying, keep on revising। हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।